हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का विस्टास बुक से पहला चैप्टर द थर्ड लेवल। ठीक है, इसके राइटर है जैक फिनी। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आराम आराम से इसको समझिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें देखिए लिखा है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, फिर द न्यूयॉर्क, और फिर है न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ रेलवे कंपनीज का नाम है। ठीक है, तो इन सभी रेलवे कंपनी के जो प्रेसिडेंट है ना, वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। तो इन सभी रेलवे कंपनीज का जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टेबल्स पे हाथ रख के ये कसम खा लेंगे, ये स्वेयर करेंगे कि वहाँ पे सिर्फ 2 है। अब कहाँ पे सिर्फ 2 है और ये 2 क्या है वो हमें स्टोरी में जानना है। ठीक है, फिर आगे लिखा है बट आई से देयर आर 3, लेकिन हम बोलते हैं कि वहाँ पे 3 है। अब ये आई कौन है, तो आई हमारे राइटर नहीं है, आई इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर को प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे इसका नाम है चार्ली। आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा, हम आपको अभी बता दिए कि ये चार्ली पूरा इस स्टोरी को बता रहा है। ठीक है, ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो चार्ली बोलता है कि वहाँ पे 2 नहीं है, क्या है, 3 है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पे रिवील होता है ये 2-3 क्या है, तो ये 2-3 लेवल्स है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। देखिए, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, रियलिटी में यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है। यानी देखिए, ये पहला फ्लोर को फर्स्ट लेवल कहा जा रहा है, दूसरा फ्लोर को सेकेंड लेवल कहा जा रहा है। तो रियलिटी में ये सिर्फ 2 ही फ्लोर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस स्टोरी का जो प्रोटागोनिस्ट है यानी चार्ली, उसका कहना है कि एक तीसरा लेवल भी है जिसको बोला जा रहा है थर्ड लेवल। ठीक है, और इसी से इस स्टोरी का नाम भी है द थर्ड लेवल। बात अगर नहीं समझ रहे हैं यहाँ तक, चलिए तो यहाँ पे इस स्टेशन का नाम याद कर लीजिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर आगे देखिए, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। मैंने अपना सबसे जो लाजमी यहाँ पे एक स्टेप बनता है वो हमने लिया है। वो स्टेप ये है कि मैंने एक अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से कंसल्ट कराया है, क्योंकि कोई भी इंसान जो बोल रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीसरा लेवल भी है, तो वो इंसान पक्का पागल हो गया है। इसलिए हम क्या किया, अपने आप को एक साइकाइट्रिस्ट, मेरा ही एक फ्रेंड था, साइकाइट्रिस्ट था वो, उससे हम अपना जांच करवाए। ठीक है, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने अपने फ्रेंड को जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है उसको सारा चीज़ बता दिया इस थर्ड लेवल के बारे में। ठीक है, तो ये सारा बात सुन के उसका जो फ्रेंड है, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, वो क्या बोला, वो बोला कि इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप दिन दहाड़े सपना देख रहे हैं, जिसको बोला इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप अपने इमेजिनेशन में ही कहीं खो गए होंगे। ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप सच में जाके आए हैं। तो ये इसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड चार्ली को समझाता है कि ठीक है, कि तुम असली में नहीं गए हो थर्ड लेवल पे, बस तुम अपने इमेजिनेशन में गए हो, तुमने सिर्फ क्या क्या है, डे ड्रीमिंग किया है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये सीधा फ्रेज दे देंगे एग्जाम में और पूछते हैं कि वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मीनिंग क्या है, तो डे ड्रीमिंग कीवर्ड है, ये लिखना है आपको। ठीक है, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। उसका जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली का, वो बोलता है कि चार्ली जो है वो हमेशा सैड रहता है, खुश नहीं रहता है। ठीक है, अब इतना बात सुन के ही जो चार्ली का वाइफ है वो काइंड ऑफ मैड, लगभग पागल हो जाती है। पगला क्यों जाती है, इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड का सारा दुख का कारण वो वाइफ ही है। ठीक है, लेकिन जब उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड देखता है कि उसकी वाइफ अब थोड़ा मतलब ओवर रिएक्ट कर रही है, तब वो और एक्सप्लेन करता है कि नहीं, हम ये दुख का कारण आपको रेफर नहीं कर रहे थे, ये दुख का कारण ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। आज का जो दुनिया है उसमें ये सब चीज़ है, इनसिक्योरिटी है, कब किसको जॉब से निकाला जाएगा, फियर है सबके मन में, ठीक है, वॉर कहीं भी छिड़ जाता है, टेंशन है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो चार्ली है वो काफ़ी अनहैप्पी रहता है। तो ऐसा चीज़ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड चार्ली को बता रहा है। ठीक है, और उसके वाइफ को भी। समझे यहाँ तक, चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इसका मीनिंग पूछेंगे। तो इसका इंटरप्रेशन यही है कि उसकी वाइफ ये समझ ली कि चार्ली का सारा
दुख का कारण वो खुद है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लगी वहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। एंड डैट इज़ जस्ट आई वॉन्ट टू एस्केप, ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। तो यही सब चीज़ों का वजह से, यही सब चीज़ों से भागने के लिए ये जो चार्ली था, यही सब चीज़ डे ड्रीमिंग करता रहता था कि हम ऐसा दुनिया में चला जाए जहाँ पे ये सब टेंशन ना हो, ठीक है। तो यही भागने का चक्कर में तुमने क्या कर लिया है, एक डे ड्रीमिंग कर लिया है और तुम बोल रहे हो कि तुम 3rd लेवल पर चले गए हो। ये सारा बात ये जो फ्रेंड है, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, वो चार्ली को समझा रहा है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए फिर आगे देखिए। वेल हु डजंट, तो अब यहाँ पे ये पूरा स्टोरी जो है वो चार्ली नरेट कर रहा है, ठीक है। तो चार्ली बोलता है हाँ, कौन नहीं भागना चाहेगा इन सब चीज़ों से, कौन नहीं एस्केप होना चाहेगा, ठीक है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हम जिसको भी जानते हैं वो एस्केप होना चाहता है, इस झंझट से निकलना चाहता है, ठीक है। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कई लोग भागना तो चाहते हैं, लेकिन ये सारे लोग मेरी तरह ऐसा नहीं कि 3rd लेवल पर जाके पहुँच जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। फिलहाल अभी तक रियलिटी में ऐसा ही है, लेकिन स्टोरी में देखते हैं क्या होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आगे पता चलेगा हमें, ठीक है। आगे देखिए। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। लेकिन उसका जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है वो यही सब रीज़न दिया कि तुम्हारे साथ ये सब बात हुआ और तुम यही सब चीज़ों में खो गए, मतलब डे ड्रीमिंग करने लगे, ठीक है। और ये बात से सारे फ्रेंड एग्री भी कर गए, चार्ली के जितने भी फ्रेंड थे, ठीक है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, सभी लोग ये बोल रहे थे कि हर चीज़ तो उसी की तरफ इशारा कर रहा है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है 3rd लेवल में जाने का, ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक वहम है, तुमने सिर्फ एक डे ड्रीमिंग किया है, ठीक है। अब हर चीज़ इसी की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या क्या चीज़ इस का तरफ इशारा कर रहा है वो समझते हैं। पहला यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि चार्ली का एक हॉबी था जो कि था स्टैम्प कलेक्टिंग, ठीक है। जो पोस्टेज स्टैम्प होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, चिट्ठी के ऊपर ऐसा स्टैम्प लगाते हैं, ठीक है। तो ये स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत जन का हॉबी होता है। तो बोला जा रहा है कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग करने का जो हॉबी है, ये एक टेम्पररी रिफ्यूज़ है फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज़ वर्ड को याद कर लीजिए, इसका मीनिंग होता है अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ऐसा जगह जहाँ पे कोई टेंशन नहीं हो, कोई डर नहीं हो। तो स्टैम्प कलेक्टिंग करके हम भी क्या करना चाहते हैं, रियलिटी से कहीं दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि हॉबी में जब तक इंसान इंडल्ज है तब तक उसको ज़रा टेंशन नहीं होता है। तो हर कोई कहीं ना कहीं एस्केप करना चाह रहा है, एक रिफ्यूज में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सब बात जो है चार्ली का जो फ्रेंड है, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, वो चार्ली को बता रहा है, ठीक है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर। बोला जा रहा है, चार्ली बोल रहा है कि माना कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा फियर है, वॉरी है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, जिस वजह से तुम लोग बोल रहे हो कि हम कहाँ चले गए, 3rd लेवल में चले गए। लेकिन मेरे जो 3rd लेवल पे चले गए और साथ ही साथ मेरा जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग करने का, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि हम स्टैम्प कलेक्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक रिफ्यूज में जाना चाह रहे हैं, एक सेफ्टी प्लेस में जाना चाह रहे हैं, रियलिटी से भागना चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सारे दोस्त लोग, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, सब लोग चार्ली को ऐसा ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब चार्ली यहाँ पे एक आर्गूमेंट देता है कि मेरे जो दादाजी थे तो वो तो किसी रिफ्यूज में नहीं जाना चाहते थे, वो रियलिटी से भागना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में इतना टेंशन, इतना फियर, इतना वॉरी तो था नहीं, ठीक है। उस समय चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, शांतिमय था दुनिया, ठीक है, इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर। एंड इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया था, ही स्टार्टेड बाई कलेक्शन। चार्ली का क्या हॉबी है बताइए, स्टैम्प कलेक्शन करने का। तो ये स्टैम्प कलेक्शन का शुरुआत किसने किया था, उसके दादाजी ने किया था, है कि नहीं। तो दादाजी तो नहीं भागना चाहते थे, फिर भी वो स्टैम्प कलेक्शन किए थे, ठीक है। तो ये बात बोल के चार्ली अपने फ्रेंड्स को या फिर साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को काउंटर कर रहा है, ठीक है। इट्स अ नाइस कनेक्शन टू, ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। और चार्ली बोलता है कि मेरे दादाजी का जो स्टैम्प कलेक्शन है ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है, क्योंकि ब्लॉक्स ऑफ 4 स्टैम्प जो छपता है ना, तो वो एक पेज में 4 स्टैम्प छपता है। तो ये चारों के चारों ऐसे कई सारे मतलब स्टैम्प्स को इकट्ठा किए हुए हैं, ठीक है। हर एक यूएस इशू, यूएस में जितना भी स्टैम्प छपा लगभग सारा था मेरे दादाजी के पास। फिर फर्स्ट डे कवर भी था मेरे दादाजी के पास। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि मान लीजिए आज के डेट में कोई एक स्टैम्प जारी हुआ, तो आप क्या किए, आपके पास
आपने एक ब्लैंक पेपर लिया, उसको फोल्ड करके एनवलप में भर दिया, ठीक है, और उस पर अपना ही एड्रेस लिख दिया, मतलब वो लेटर किसको डिलीवर होगा, आपको ही डिलीवर होगा, ठीक है। आप जाके पोस्ट ऑफिस में दे के आ गए। अब क्या करेगा, पोस्टमैन उस पर थप्पड़ मारेगा, ठीक है, आज के डेट का, और ऐसा ये लेटर आपके घर में पहुंच जाएगा। तो ये जो डेट है ना, पोस्टेज जो डेट है, ये प्रूफ हो गया कि आज ही के दिन में स्टैम्प इशू हुआ था और आज ही के दिन आपने ये स्टैम्प ले लिया, ठीक है। जिसको बोलते हैं फर्स्ट डे का बर्थ। तो ऐसा काफ़ी सारा चीज़ मेरे दादाजी के पास था। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, ये भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, तो ये सारे लोग जो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये लोग भी काफ़ी टेंशन में थे और ये लोग भी रिफ्यूज चाहते थे, स्केप चाहते थे रियलिटी से, ठीक है। तो ये सब बात बोल के चार्ली काउंटर करता है, ठीक है। तो एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। बोलते हैं कि अब छोड़ो ये सब फालतू का बात, हम बताते हैं आपको कि ग्रैंड सेंट्रल में हुआ क्या। अब चार्ली डिटेल में बता रहा है ग्रैंड सेंट्रल में क्या क्या हुआ। कि बोला था कि एक गर्मी का रात का समय था, ठीक है। मैं काफ़ी देर तक ऑफिस में काम किया था और मुझे काफ़ी जल्दी था, मैं जल्दी से अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाऊं, ताकि जल्दी से मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाऊं, ठीक है। तो अपार्टमेंट जल्दी से पहुंचने के लिए चार्ली क्या करता है कि ग्रैंड सेंट्रल से एक सबवे लेने का कोशिश करता है, जो अंडरग्राउंड रेलवे होता है वो लेने का कोशिश करता है। क्योंकि इससे वो ट्रैफिक से बच जाएगा और बस के मुकाबले ये सबवे जल्दी पहुंचा देगा चार्ली को उसके अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में कौन इंतज़ार कर रही है, तो उसकी वाइफ, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब उस समय क्या हुआ देखिए, आई एम जस्ट ऑर्डिनरी गाई नेम चार्ली। मैं तो एक आम आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है, ठीक है, जिसको हम पहले से याद कर चुके हैं। उनका एज है 31 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे सूट को बोला गया है, ठीक है। ऐसा ही सूट चार्ली पहना हुआ था और एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था, ठीक है, विद अ फैंसी बैग। मैंने दर्जनों मैन को क्रॉस किया, ठीक है, जो ठीक मेरी तरह ही दिख रहे थे, मतलब मेरी तरह दिख रहे थे, मतलब आज के टाइम के लोगों की तरह दिख रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप। और ध्यान रहे, मैं भाग नहीं रहा था किसी चीज़ से, रियलिटी से भाग नहीं रहा था, मैं बस नॉर्मल अपने घर जा रहा था, ठीक है। मैं जस्ट चाहता था कि मैं अपने घर जाऊं और किससे मिलूं, अपनी वाइफ से। अब वाइफ का नाम यहाँ पे रिवील हो रहा है, लुइसा, ठीक है, ये याद कर लीजिए। आगे देखिए, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। यहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ते हैं एंड वेंट डाउन द स्टेप्स। सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, फर्स्ट लेवल, पहले फ्लोर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको आज के डेट के जैसा, ये स्टोरी लिखा गया था 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो उस ज़माने के जैसा ट्रेन से वहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, मॉडर्न ट्रेन मिल रहा था। उसके बाद वो और एक सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, सेकंड लेवल पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन मिल रहा था। सब अर्बन मतलब शहर के जो पेरीफेरी में जो यहाँ पे सोसाइटी है, यहाँ तक ये ट्रेन जाएगा, सब अर्बन ट्रेन वहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, सेकंड लेवल पे पहुँचने के बाद वो क्या करते हैं, डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे। ऐसा डोरवे था, ठीक है, आर्च शेप में यहाँ पे था ऊपर में। तो यहाँ पे वो मुंडी झुका के अंदर डूब जाते हैं एंड गॉट लॉस्ट। और अंदर घुसते ही उनको अब रास्ता का कोई था पता नहीं रहता है, वो खो जाते हैं लगभग। डैट्स ईजी टू डू। और यहाँ पे खोना काफ़ी ईजी है, ऐसा चार्ली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इसको समझाते हैं कि क्यों खोना ईजी है। बोला गया है कि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। 100 बार हम इस स्टेशन से गुजरे होंगे, लेकिन हमेशा मुझे कभी ना कभी नया डोरवे, नया सीढ़ी, नया कॉरिडोर मिल जाता है, ठीक है। एक बार तो क्या हुआ कि मैं एक टनल में घुसा, ठीक है, जो कि एक मील लंबा था, और निकल के हम कहाँ पहुँच गए थे, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में, अंदर वाला इलाका में पहुँच गए थे, ठीक है। फिर एक बार और ऐसा क्या हुआ, एक और इंसिडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं वो, कि एक बार हम ऐसे ही एक टनल में घुसे और कहाँ निकले, 46 स्ट्रीट के एक ऑफिस बिल्डिंग में जाके निकले, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे था। 3 बिल्डिंग को छोड़ के यहाँ पे मान लीजिए स्टेशन है, तो यहाँ से किसी एक टनल में घुसे और जाके फाइनली यहाँ पे निकले, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गेटिंग लॉस्ट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। फिर आगे देखिए, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है। जैसे कि पेड़ ऊपर में तो होता ही है, नीचे इसका जड़ पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये रेलवे स्टेशन भी है, इसमें कहाँ कहाँ टनल्स बन रहा है, कहाँ कहाँ सीढ़ी गुजर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयरकेस, ठीक है, जड़ की तरफ फैलते जा रहे हैं, समझे। ये देखिए, ये इमेज में बताया गया, ये
ये डायग्राम देखिए आप, ये ट्री है और इसका नीचे जड़ देखिए कौन सा डोर से निकल रहा है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park। बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अभी के टाइम में हम लोग जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं उसके नीचे से एक टनल बना हुआ हो, गुफा बना हुआ हो, और वो टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाता हो, सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो, ठीक है। ऐसा कुछ वो बता रहे हैं, फालतू का बात है, आगे बढ़िए। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल through the years Grand Central has been an exit, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल क्या है, एक एग्जिट हो, इस रियलिटी, इस झंझट से छुटकारा पाने का एक रास्ता हो, ठीक है, अ वे ऑफ एस्केप हो, भागने का तरीका हो, ठीक है। और यही ऐसा ही कुछ हो सकता है मेरे साथ हुआ हो कि हम कहाँ पहुँच गए, थर्ड लेवल पे पहुँच गए। लेकिन मैंने ये बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, क्योंकि अगर ये बात यहाँ पे बोलता साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कि ये समझ जाता कि ये पक्का पगला गया है, ठीक है, पक्का भागना चाह रहा था और भागने का चक्कर में दिन दहाड़े सपना देख लिया है और सबको पागल बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात हम ये सिर्फ ऑडियंस को हमें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। जिस कॉरिडोर में चार्ली चल रहा था, ठीक है, वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है, फिर नीचे की तरफ जाता है। चार्ली को आभास होता है कि वो गलत रास्ते में आ गया है, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। वहाँ पे और कोई नहीं होता है, सिर्फ उसके अपने कदमों का ही आवाज़ उसे सुनाई दे रहा था, ठीक है। डिडंट पास अ सोल, ठीक है, कोई भी इंसान नहीं दिखता है उसे, नहीं दिखता है उसे, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक उसे क्या होता है कि उसे कुछ हॉलो रोर, मतलब शोरगुल उसे सुनाई पड़ता है, ठीक है, कुछ दूरी पे। इसका मतलब वो समझ जाता है कि आगे चल के, अभी तो वो कहाँ पे टनल में है, ठीक है, आगे चल के उसे ओपन स्पेस मिलने वाला है, ठीक है। लोगों का बात करने का आवाज़ उसे सुनाई देता है। फिर टनल अचानक से शार्प लेफ्ट टर्न होता है और कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरने का बाद वो कहाँ पे पहुँच जाता है, फाइनली थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है, द थर्ड लेवल, ठीक है, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चलिए, फिर उसके बाद क्या होता है देखिए। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि वो वापस सेकेंड लेवल पे आ गया है, लेकिन वो वहाँ पे उस स्टेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उस लेवल को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और पाता है कि वहाँ पे जो रूम्स थे वो रूम्स छोटे थे, टिकट विंडोज़ जो थे, टिकट काउंटर वो भी काफ़ी कम थे, ठीक है, ट्रेन गेट्स भी काफ़ी कम थे, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था सेंटर पे जहाँ पे जानकारी मिलता है, सूचना केंद्र, ठीक है, वो वुड लकड़ी का बना हुआ था और काफ़ी पुराना दिख रहा था। ये सब चीज़ से उसे इंडिकेशन मिलता है कि ये सेकंड लेवल तो नहीं है, ठीक है। फिर वो इन्फॉर्मेशन बूथ में एक इंसान खड़ा था, एक मैन खड़ा था जो कि ग्रीन आई शेड पहने हुए था, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए था, ठीक है, ऐसा कुछ। और लाइट्स भी काफ़ी डीम थे उस समय में और फ्लिकरिंग बुक बुक कर रहे थे। बाद में उन्हें पता चला ध्यान से देखने के बाद कि ये लाइट बुक बुक क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप के लाइट को ओपन फ्लेम गैस लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी पुराना ज़माना का सीन था वहाँ पे। फिर आगे देखिए, फ्लोर पे उन्हें थूकने वाला मिलता है ब्रास का, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा कुछ मिलता है उन्हें जिसमें लोग थूकते हैं। अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। फिर अचानक से एक मतलब आँख पे एक चमक पड़ा, ठीक है, चार्ली का। क्यों? क्योंकि एक वहीं पे एक आदमी खड़ा था जो कि अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकालता है। तो इसी वॉच का जो शाइन है वो चार्ली के आंखों में लगा, ठीक है। वो इंसान क्या करता है, स्नैप ओपन द कवर, गोल्ड वॉच का जो कवर है वो खोलता है और घड़ी में समय देखता है, और समय देखने के बाद फ्राउन करता है। फ्राउन क्या होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को फ्राउनिंग एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वो इंसान जो था जो कि गोल्ड वॉच निकाला था, वो इंसान एक डर्बी हैट पहना हुआ था, ऐसे हैट को डर्बी हैट बोलते हैं। फिर 4 बटन वाला ब्लैक कलर का सूट पहना था, टाइनी लेबल्स जो कॉलर्स थे काफ़ी छोटे छोटे थे, ठीक है। मतलब ये सब इतना डिटेल में बताया गया है जिससे कि आप समझ पाए कि वो जो लेवल पे पहुंचा था वहाँ पे जो लोग थे वो पुराने ज़माने के लोग थे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम वाला ड्रेस ये लोग नहीं पहने हुए थे। ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, ठीक है, उसका जो मोच था वो हैंडल बार शेप, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे मोच को बोलते हैं हैंडल बार। आप चाहे तो आप भी फीचर में रख सकते हैं ऐसा मोच। फिर आगे देखिए,
Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग। फिर वो आसपास के सभी लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और पता चलता है कि यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो लगभग 1890 इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वैसा ही ये लोग ड्रेस किए हुए थे। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, चार्ली बोलते हैं कि मैंने आज तक इतना सारा बियर्ड्स, ठीक है, दाढ़ी हो गया, साइड वर्क जो कनपट्टा हो गया आपका, फैंसी मुस्टैच, ठीक है, इतना सारा डिजाइन का जो मूछ है, इतना मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा था जितना कि उन्हें इस थर्ड लेवल पे देखने को मिल रहा था। फिर एक अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट से होते हुए एक वुमेन आती है। वो ड्रेस पहनी हुई थी विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। अब ये पता नहीं आप गर्ल्स लोग को मालूम है कि नहीं, लेग ऑफ मटन स्लीव मुझे तो मालूम नहीं था, हम गूगल किए तो ऐसा पिक्चर मिला। ऐसे जो बाह में ऐसे फुला फुला होता है, लेग ऑफ मटन स्लीव्स इसको बोलते हैं। ठीक है, स्कर्ट्स पहनी हुई थी, ठीक है, विथ टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, बूट जैसा जूता पहनी हुई, ठीक है, उसके ऊपर स्कर्ट था और उसके ऊपर ऐसा ड्रेस था। फिर आगे देखिए, बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। फिर उसके उस लड़की औरत के पीछे मुझे क्या दिखा, ट्रैक मतलब रेलवे पटरी पे मुझे एक लोकोमोटिव दिखा, एक इंजन दिखा, ठीक है, जो इस कंपनी का था, कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, ठीक है, जिसमें फनल शेप स्टैक लगा हुआ था, जहाँ से धुआं निकलता है वो फनल शेप का था, कुछ ऐसा शेप, इसको फनल शेप बोलते हैं। ठीक है, एंड देन आई न्यू, अब ये सब देख के समझ में आ गया कि डाउट हो रहा है चार्ली को कि वो पक्का 1890s के टाइम पे पहुंच गया है वो। ठीक है, टू मेक श्योर, अपने शक को यकीन में बदलने के लिए चार्ली क्या करता है, एक अखबार वाले बच्चे के पास जाता है और वहाँ पे उसके पैरों के सामने जो स्टैक ऑफ पेपर्स पड़े हुए थे उससे देखता है। ठीक है, एक पेपर उसे मिलता है जिसमें लिखा हुआ था द वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, वो सोचता है कि द वर्ल्ड तो अभी पब्लिश होता नहीं है, ठीक है, मतलब अभी उसमें थर्ड लेवल पर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर दिख रहा है, मतलब ये पहले का टाइम में आ चुका है चार्ली, ऐसा उसे फील होता है। ठीक है, इसका जो फ्रंट पेज था उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था। ये अमेरिकन यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले, वही 1890 के टाइम के, इस टाइम में ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज 1890 एग्जैक्टली नहीं, मतलब 1893 से शायद 97 तक, इस टाइम तक यूएस के प्रेसिडेंट थे क्लीवलैंड, और इससे पहले भी थे 1880s के टाइम पे। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इतना समझिए कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपा हुआ था फ्रंट पेज में। ठीक है, तो आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड 11 जून 1894। तो जब अब ये देखिए, जब चार्ली थर्ड लेवल से वापस आ गया प्रेजेंट दुनिया में, ठीक है, तब वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ के फाइल्स को चेक करता है और पाता है कि ऐसा ही फ्रंट पेज छपा हुआ था। कब? जून 11, 1894, उसमें ये डेट था। मतलब चार्ली जो था वो कहाँ पहुँच गया था, इस टाइम पीरियड में पहुँच गया था। ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये ईयर जरूर याद रखिए, 1894 के टाइम में पहुँच गया था वो। तो चार्ली क्या करता है, तुरंत एक टिकट काउंटर में जाता है, टिकट विंडो के पास, ठीक है, ये जानते हुए कि अब वो थर्ड लेवल में पहुँच गया है। ठीक है, तो वो सोचता है कि हम यहाँ पे 2 टिकट लेते हैं और वो और उसका वाइफ लुइसा, ये दोनों कहीं भी जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में। तो वो लोग कहाँ के लिए टिकट लेते हैं, फिलहाल अभी थर्ड लेवल पे तो सिर्फ चार्ली ही है। ठीक है, तो चार्ली क्या करता है, 2 टिकट लेता है टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, वो इस प्लेस में जाना चाहता है। ठीक है, वो भी इस प्लेस में किस टाइम में, क्योंकि वो टाइम भी शिफ्ट हो गया है, 1894 के टाइम पे वो देखना चाहता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस कैसा दिखता है। ठीक है, ये सोच के वो 2 टिकट लेता है वहाँ पे। हैव यू बीन देयर, अब चार्ली जो है वो हमसे पूछता है कि आप कभी गए हैं क्या गेल्सबर्ग इलिनॉइस। इट्स अ वंडरफुल टाउन, काफ़ी अच्छा टाउन है ये। ठीक है, स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ठीक है, ऐसा पिक्चर दे सकते हैं, इस तरीके के घर है वहाँ पे। ह्यूज लॉन्स, जो गार्डन है, पार्क है, वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिसके ब्रांचेस रोड के ऊपर मिलते हैं और रोड के ऊपर मानो रूफ की तरह तैयार हो जाते हैं। ठीक है, छत रोड के ऊपर तैयार कर देते हैं। इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, इस समय में जो समर के जो इवनिंग्स हुआ करती थी वो काफ़ी लंबे हुआ करती थी, मतलब रात देरी से होता है, दिन बड़ा हो जाता है। ठीक है, और लोग इस समय में क्या करते थे, इवनिंग के टाइम में वो लोग लॉन्स में बैठते थे, गार्डन्स पार्क में बैठते थे। जो पुरुष होते थे वो सिगार स्मोक करते थे और धीरे धीरे बात करते थे, और जो महिलाएं होती थी वो पाम लीफ के बने हुए फैंस,
ठीक है, इससे हवा करती रहती थी अपने आप को, ठीक है। और हर जगह फायर फ्लाइज, ये पहले हम लोग बचपन में देखते थे, अभी तो मिलता ही नहीं है, जुगनू जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हर जगह देखने को मिलता था। काफ़ी अच्छा सीन होता है ये, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है बहुत। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और काफ़ी शांतिमय दुनिया था वो, ठीक है। टू बी बैक देयर, और इतना अच्छा दुनिया में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना, वो भी उस समय में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी भी होने में 20 साल बाकी था और सेकेंड वर्ल्ड वार होने में अभी भी 40 साल बाकी था। तो इस समय में गेल्सबर्ग इलिनॉइस का खूबसूरती तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये थर्ड लेवल में कि चार्ली जो है वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका है। थर्ड लेवल में पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन ये टाइम पीरियड भी शिफ्ट हो गया है, वो 1894 वो इस टाइम पीरियड में चला गया है वो, ठीक है। फिल्मी सीन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो चला गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918, है कि नहीं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में अभी भी लगभग 20 साल का गैप था, 1894 से 1914, 20 साल, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में अभी भी 40 साल का गैप था, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस समय में गेल्सबर्ग इलिनॉइस घूमना काफ़ी अच्छा रहेगा, ये सोच के चार्ली जो है वो 2 टिकट लेने के लिए जाता है टिकट विंडो पे। देखते हैं, टिकट विंडो पे जो क्लर्क था वो फिगर्ड द फेयर, भाड़ा कैलकुलेट करता है, और भाड़ा कैलकुलेट करते करते वो मेरे फैंसी हैट बैंड को देखता है, क्योंकि इस क्लर्क के लिए इतना फैंसी टोपी कभी वो देखा नहीं था, ठीक है। तो वो काफ़ी गौर से उसके चार्ली के हैट बैंड को देखता है, और फिर वो भाड़ा कैलकुलेट करके बोलता है, एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इतना पैसा तो था कि मैं 2 टिकट कम से कम ले पाऊँ, वो भी 1 वे। मतलब थर्ड लेवल से ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस जा तो पाएगा, जाने का सिर्फ टिकट ले पाएगा 2 टिकट, आने का टिकट लेने का उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। तो चार्ली जो है वो मुंडी झुका के पैसा गिनता है, और जब सिर उठा के देखता है पैसा देने जाता है उस क्लर्क को, तो देखता है कि वो क्लर्क उसे ही घूरे जा रहा था। क्यों घूरे जा रहा था? क्योंकि ही नॉडेड एट द बिल्स, वो पैसा देख के अपना सिर हिलाता है, बोला कि नहीं नहीं ये पैसा नहीं चलेगा। दिस एंड मनी मिस्टर, ये तो पैसा नहीं है, बोलता है। अगर तुम मुझे कोशिश कर रहे हो मुझे ठगने का, टू स्किन मी, ठीक है, तो तुम इसमें सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। और वो अपने पास में जो कैश ड्रॉवर था उसे खोल के दिखाता है कि देखो ये है कैश, और वो जो मनी था वो पुराना ज़माना का करेंसी था, ठीक है, उस कैश ड्रॉवर में, और उसका साइज़ भी अभी के नोट से आधा बड़ा था, ठीक है। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तो चार्ली क्या करता है, तुरंत मुड़ता है और जल्दी से उस थर्ड लेवल से बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। भले ही 1894 पीसफुल समय हो, अच्छा हो, ठीक है, शांति हो, लेकिन उस समय भी जेल में जाना एक अच्छा बात तो नहीं था, समझे। तो जेल में ना चला जाए, लोग उसे गिरफ्तार ना कर ले, ये सोच के वो वहाँ से जल्दी भाग आता है, ठीक है। तो बस, एंड दैट वॉज डैट। तो यही सारा कहानी था, यही एक्सपीरियंस पूरा चार्ली के साथ हुआ। आई लिव द सेम वे आई केम, आई सपोज, जैसा कि मुझे लग रहा है कि मैं उसी रास्ते, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ, लंच आवर के टाइम में मैंने बैंक से $300 निकाले, $300 निकाला वो, ठीक है। डॉलर पता ही है, अमेरिकन करेंसी, बता सकते हैं $1 का कितना रुपया है, इंडियन रुपीज़ में ये कितना इसका वैल्यू होगा। तो ये आज के टाइम में लगभग 81 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बताए। वो बैंक से कितना रुपया निकालता है, $300 निकालता है, ठीक है, और जाता है एक जगह कन्वर्ट करवाने में, क्योंकि वो $300 तो नया करेंसी है, वो ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। और ये बात सुन के जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था कि ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट कराना, ये सुन के ये जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है ये काफ़ी वरी, टेंशन में आ जाता है। अब ये टेंशन में क्यों आ जाता है, ये बात सुन के ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। देखिए, तो चार्ली बोलता है कि आप इजीली अभी का जो नया करेंसी है इसको आप ओल्ड मनी में, यानी ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कमीशन यानी प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब आप $300 दे रहे हैं तो आपको बदले में पुराना नोट मिलेगा लगभग 250 या फिर $280 मिलेगा, ठीक है। तो माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो इतना भी नहीं, इससे भी कम, 200 से भी कम डॉलर उसे मिला, ठीक है, पुराने करेंसी उसे मिले, ठीक है। लेकिन इस बात से चार्ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो 1894 में जाने वाला था थर्ड लेवल के थ्रू, ठीक है। और इस समय में तो काफ़ी सस्ता होगा, महंगाई भी कम होगा। तो उस समय में तो आप
क्या कर सकते हैं, 1 दर्जन अंडा खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ 13 सेंट में। मतलब 100 सेंट जो होता है ना वो $1 होता है, तो आप सिर्फ 13 सेंट में ही 1 दर्जन अंडा खरीद सकते हैं। इतना सस्ता था 1894। ठीक है, फिर आगे देखिए। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। दुख का बात यह है कि चार्ली उसके बाद बहुत कोशिश करता है वही कॉरिडोर ढूंढने के लिए जिससे वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था, लेकिन अब उसे थर्ड लेवल वो कॉरिडोर मिलता ही नहीं है, थर्ड लेवल में वो पहुंच ही नहीं पाता है। बहुत बार वो कोशिश किया तब भी। ठीक है, तो लुइसा, याद है ये नाम, चार्ली की वाइफ, वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। ये सब बात जब मैंने लुइसा को बताया तो वो काफ़ी टेंशन में आ गई। ठीक है, और वो चाहती थी कि मैं अब वापस उस थर्ड लेवल को न खोजूँ। ठीक है, और मैंने ये सब चीज़ छोड़ भी दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैंने ये सब टेंशन से दूर भागने के लिए क्या किया, मैंने जो अपना हॉबी था स्टैम्प कलेक्ट करने का उसी को कंटिन्यू किया। ठीक है, लेकिन इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। अब क्या हो रहा है, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। अब हम दोनों खोज रहे हैं एवरी वीकेंड, समझ रहे, हर सैटरडे संडे को हम लोग दोनों मिल के खोजते हैं उस थर्ड लेवल को। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास प्रूफ है कि ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, अभी तो उसकी बीवी मना कर रही थी कि आप थर्ड लेवल मत खोजो, लेकिन अब दोनों मिलकर खोज रहे हैं क्योंकि अब इनके पास प्रूफ आ चुका है। तो कौन सा प्रूफ, कैसा प्रूफ, आगे समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि देखिए उनका जो फ्रेंड था, साइकाइटिस्ट फ्रेंड जिसका नाम था सैम वेनर, इनका नाम पहली बार रिवील हो रहा है, रट लीजिए। ठीक है, तो सैम वेनर असल से क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। समझ रहे होंगे कहाँ गायब हो गया, कहीं ये भी तो थर्ड लेवल पर नहीं चला गया। चलिए देखते हैं। नोबडी न्यू वेयर, किसी को मालूम नहीं ये सैम वेनर कहाँ गया है। ठीक है, लेकिन मुझे हल्का सा सस्पेक्ट हुआ कि ये कहाँ गया होगा, शक हुआ कहाँ गया होगा, क्योंकि सैम जो है ना वो हमेशा से एक सिटी बॉय रहा है, सिटी में ही रहा है, पला बड़ा है। ठीक है, और जब ये चार्ली सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था कि वो वहीं पे स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सैम को ये गेल्सबर्ग प्लेस काफ़ी अच्छा लगने लगा था। ठीक है, और यही वो प्लेस है जहाँ पे ये सैम वेनर अभी गया हुआ है, और अभी नहीं गया हुआ है, वो 1894 के समय में गया हुआ है। मतलब वो थर्ड लेवल के थ्रू ये जो सैम वेनर है ये क्या किया है, थर्ड लेवल ढूंढ के कहाँ चला गया है, 1894 में जो गेल्सबर्ग था उस प्लेस में चला गया है। समझे कि नहीं यहाँ तक? अब ये कैसे हुआ देखिए, अब यहाँ से स्टोरी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट स्टार्ट होता है। चार्ली बताते हैं कि एक रात को क्या हुआ कि वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को ऐसे ही घाट रहे थे। ठीक है, घाटते घाटते उन्हें पता चला, अब क्या पता चला वो बताने से पहले वो चार्ली हमें बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट डे कवर्ड क्या होता है। होता क्या है कि जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर जो होते हैं, जिसका हॉबी होता है स्टैम्प कलेक्ट करना, वो क्या करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं स्टैम्प। ठीक है, स्टैम्प खरीद तो लिए, अब मान लीजिए आज का डेट में कोई स्टैम्प जारी हुआ और आप खरीद लिए, कल को चल के कोई इंसान बोल ही सकता है आपको कि ये स्टैम्प हो सकता है आपने पहला दिन नहीं खरीदा हो, 10वें दिन खरीदा हो, तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि आपने ये फर्स्ट डे कवर लिया है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि स्टैम्प खरीद के एक ब्लैंक पेपर एक इन्वेलप में डाल के वो स्टैम्प चिपका के खुद को ही पोस्ट कर देते हैं, और उसमें जो पोस्टमैन जो एक थप्पा मारता है जिसमें डेट लिखा होता है, इससे भी ये प्रूफ होता है कि आपने पहला दिन ही वो स्टैम्प खरीदा था। इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है यूज़ देम टू मेल इन्वेलप टू देमसेल्फ, खुद को ही मेल कर लेते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल। ठीक है, उसमें जो पोस्ट मार्क होता है वो प्रूफ करता है डेट को, उस इन्वेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं, और उस इन्वेलप को कभी खोला नहीं जाता है क्योंकि उस इन्वेलप के अंदर क्या होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है। समझे? चलिए तो वापस आते हैं कि उस रात को जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को घाट रहे थे तो उन्हें क्या मिला, तो वो अपने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहे थे। ठीक है, तो उनमें एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे था। ठीक है, मतलब वो अपने फर्स्ट डे कवर को बहुत बार देख चुके थे चार्ली। ठीक है, तो उनको अच्छे से याद था कि ये फर्स्ट डे कवर मेरे पास है, लेकिन उस दिन उन्हें एक एक्स्ट्रा फर्स्ट डे कवर मिला। अब वो कैसा था, क्या था, वो समझते हैं। देखिए, इट वॉज देयर, वो इट मतलब वो फर्स्ट डे कवर उस दिन एक एक्स्ट्रा आ गया था उनके पास, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। किसी ने उस फर्स्ट डे कवर को मेरे ग्रैंड फादर को भेजा हुआ था, मतलब एक चिट्ठी लिखा हुआ था मेरे ग्रैंड फादर को। ठीक है,
मेरे ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे, गेल्सबर्ग में। एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड, और यही मेरे दादाजी का ही एड्रेस इन्वेलप पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये जो फर्स्ट डे कवर था ये इस समय से ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। पोस्टमार्क शो डेट, उसमें जो थप्पा लगा हुआ है वो 18 जुलाई 1894 का लगा हुआ है, समझ रहे। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे एकदम ही याद नहीं आ रहा है कि इतना दिन से इस फर्स्ट डे कवर में मेरा नज़र क्यों नहीं गया। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। स्टैम्प में किसी महान व्यक्ति का इमेज होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट गारफील्ड का इमेज था उस स्टैम्प पे। 6 सेंट का स्टैम्प था, डल ब्राउन कलर का था, ठीक है। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. तो जब ये मेल आया होगा ग्रैंडफादर के पास तो वो उन्हीं के पास रह गया होगा और उनका कलेक्शन मेरे पास आ गया है और मैंने आज इसको ओपन किया। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। यूजुअली होता क्या है कि फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेपर होता है ब्लैंक होता है, लेकिन इस इन्वेलप को खोलने के बाद पाया गया कि इसके पेपर का ये जो पेपर था अंदर में वो ब्लैंक नहीं था। उस पेपर में ये चिट्ठी लिखा हुआ था। चिट्ठी क्या था देखिए, एड्रेस ये दिया हुआ है गेल्सबर्ग इलिनॉइस का, ठीक है, और डेट है 18 जुलाई 1894। लिखा कौन है, चार्ली को लिखा गया है। क्या 1894 में चार्ली था, चार्ली होगा, ठीक है, फिलहाल अभी समझिए। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, पहले तो मैं ये विश कर रहा था कि तुम्हारा बोलना सही हो। दैट आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सही भी है। मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। मैं यहाँ पे 2 हफ्तों से हूँ और अभी मैं डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग एट पियानो, इस जगह पे कोई एक पियानो प्ले कर रहा है और दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च। पोर्च क्या होता है, ऐसा खुला जगह, आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बाहर खड़े हुए हैं और सब लोग ये गाना गा रहे हैं, ठीक है। एंड आई हैव इन्वाइटेड, और मुझे इन्वाइट किया गया है शिकंजी लेमोनेड पीने के लिए, ठीक है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्लियर होगा क्या 1894 में चार्ली का शादी हुआ है कि नहीं, ये भी मालूम नहीं हमें, चलिए आके देखते हैं। तो कोई उन्हें बोल रहा है, पता नहीं ये चिट्ठी किसने लिखा है, कोई उन्हें बोल रहा है कि चार्ली और लुइसा तुम लोग भी आ जाओ यहाँ पे। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, तुम्हारा मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और लास्ट में लिखा हुआ था सैम, यानी ये चिट्ठी जो है वो कौन लिखा है, सैम लिखा है। अब हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल के थ्रू 1894 में चला गया है, ठीक है। अब 1894 में उस समय में देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी है। ये समय है 1894 का, और मान लीजिए ये प्रेजेंट टाइम है जब ये जिस टाइम में ये चार्ली लुइसा ये सब रह रहा है, ठीक है। अब इस समय में सैम तो यहाँ पे पहुँच गया। अब सैम को मान लीजिए बुलाना है इन दोनों को भी, तो सैम कैसे बुलाएगा, यहाँ पे तो चिट्ठी भेज नहीं सकता है क्योंकि ये फ्यूचर टाइम है, ठीक है। तो ये सैम क्या करता है, एक चिट्ठी लिख देता है चार्ली के दादाजी को, ठीक है। तो दादाजी के पास वो फर्स्ट डे कवर पहुँच जाता है, ठीक है। और ये टाइम ट्रैवल करके ये फर्स्ट डे कवर चूँकि दादाजी के पास है, मतलब पास्ट में कोई चीज़ करेक्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ का इफेक्ट प्रेजेंट में भी दिख जा रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ ठीक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे एक लेटर डला गया तो उसके कलेक्शन में भी एक लेटर आ गया। समझ रहे, थोड़ा ये मनगढ़ंत कहानी है। आपने क्लास 11 में द एडवेंचर चैप्टर पढ़ा होगा, वैसा ही कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें ये जो आगे में लिखा हुआ था ये बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि अब हम दोनों मिल के हर एक वीकेंड को उस थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं, आप समझ में आ गया, क्योंकि सैम ने इन दोनों को बुलाया है कि वो तो पहुंच गया 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, अब वो इन लोगों को भी बुला रहा है, तो इसलिए ये लोग भी अब क्या कर रहे हैं, दोनों मिल के थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं। समझ रहे बात है गहराई। और यहाँ पे आपको बताया गया था कि वरी हो गया था वो सुन के, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि डैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। क्योंकि देखिए, ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड शुरू में तो एक्टिंग कर रहा था कि तुम दिन दहाड़े सपना देख लिए हो ये वो, लेकिन ये अंदर से बिलीव कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं सच बात है, ठीक है। अंदर से ये भी काफ़ी टेंशन में था और ये भी कहीं ना कहीं एस्केप करना चाहता था। और इसे कौन सा जगह पसंद है सैम को, इसे हमेशा से गेल्सबर्ग पसंद है, क्योंकि चार्ली इसको इसी के बारे में बताया करता था, ठीक है।
तो इसका पहले से प्लान था कि यहाँ पे जाना है। तो जब चार्ली जो है वो बताता है कि वो अपने डॉलर को ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट किया, तो उसे ये बात याद आता है कि वो करेंसी भी तो कन्वर्ट करना है, ये बात को तो वो भूल ही गया था। ठीक है, तो ये सुन के वो थोड़ा चिंता पे आ गया था। समझे कि नहीं? चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो जिस दुकान में मैं अपना करेंसी चेंज करवाता था न्यू से ओल्ड में, उस दुकान में मैं वापस गया तो पता चला कि ये जो सैम था ना, सैम ने $800 करेंसी को ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट कराया हुआ था। ठीक है, और इतना रुपया सफिशिएंट है उसके लिए कि वो एक हे फीड ग्रेन का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो जो सैम है वो पक्का बसने के इरादे से गया है गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, क्योंकि वहाँ पे वो बिजनेस भी सेटअप करना चाह रहा है। घास फूस, गाय का चारा, ठीक है, एनिमल का चारा, ठीक है, ये सब का बिजनेस स्टार्ट करेगा वो। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, क्योंकि सैम हमेशा कहा करता था कि उसे हमेशा ऐसा ही बिजनेस करने का मन है। और ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और ये बात तो श्योर है यहाँ पे कि वो अपने पुराने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। उसका पुराना बिजनेस, मतलब प्रेजेंट वर्ल्ड में उसका बिजनेस क्या था, जो साइकेट्रिस्ट वो प्रैक्टिस करता था। ठीक है, ये बिजनेस तो उसका 1894 में चलने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि गेल्सबर्ग इलिनॉइस इतना शांत जगह है, इतना काम पीसफुल जगह है, क्योंकि यहाँ पे किसी को साइकेट्रिस्ट को दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है कि इस जगह में उसका पुराना बिजनेस तो चलेगा नहीं, हिज ओल्ड बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो पेशे से क्या था, साइकेट्रिस्ट था, इसलिए उसे उस नए जगह पे जाके अपना ये पेशा छोड़ना पड़ा और ये बिजनेस करना पड़ा। समझे कि नहीं? तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होता है। तो ये स्टोरी एक एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, रियलिटी में ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही करके ये स्टोरी एंड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उम्मीद करते हैं ये टाइम वर्थ इट रहा है आपके लिए। और आपके मन में इस चैप्टर का तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए द थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बाय CBSE गाइडेंस, तो आपको मिल जाएगा पहले ऑप्शन में ही। ठीक है, तो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी और वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसा लगा। कोई डाउट कन्फ्यूजन होते हैं वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।